अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का जो नाम है वो है लम्से जनून, और इस नावल की राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। ठीक है जी, तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, नावल पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि कैसा जा रहा है नावल। और नई आने वाली ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको टाइम पर मिल सके। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ा था? जी, यहाँ पे रोमान शाह को देखकर महक की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस रोमियो को कभी उसने गरीब और घर का नौकर कहकर धुतकारा था, आज वो रोमान शाह बनकर वापस लौटा तो महक का अपनी किस्मत पर रोने को दिल कर रहा था। खूबसूरती में तो वो भी कम नहीं था, मगर वक्त, जवानी और पैसे ने उसे इस कदर निखार दिया था कि महक की नज़र नहीं हट रही थी रोमान शाह से। ये रोमियो है ना? बेख्तियार महक की माँ के लबों से निकला। नहीं, ये रोमान शाह है। रोमियो वो था जिससे कि हमारे पास खड़े होने की औकात नहीं थी, और ये रोमान शाह है जिसके पास खड़े होने की हमारी औकात नहीं है। रोमान शाह का ताया बड़ी हसरत और फ़ख्र की नज़रों से रोमान शाह की जानिब देख रहा था। आपको पता था कि रोमियो इतना काबिल हो गया है? क्या आप ये बात जानते थे? महक की माँ ने बड़े तजस्सुस भरी नज़रों से देखते हुए महक के वालिद से पूछा। हाँ, पता था। फिर हमें क्यों नहीं बताया? जानकर तुम लोग क्या कर लेते? रोमियो और उसकी माँ से माफ़ी मांगते। मैंने कोशिश की थी, मगर हमारी माजी के गुनाह इतने ज़्यादा थे कि रोमियो हमसे नहीं मिलना चाहता था। मैं जब भी आसिम के सिलसिले में कराची जाता था, हर बार रोमियो के ऑफिस जाके रोमियो से मिलने की कोशिश करता था, मगर हर बार उसने मिलने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में मैं तुम लोगों को क्या बताता? महक का वालिद हूँ, महक की माँ और बाकी सबको बता रहा था। पापा, उसने तो हमारी तरफ नज़र भर कर देखा भी नहीं। वो तो ऐसे गुजर के गया जैसे हम वहाँ पर उसको नज़र ही ना आए हों। महक और उसकी माँ अवैध शाह से शिकवा कर रही थी। बेटा, हम लोगों ने जो उनके साथ किया उसके बाद उसका ऐसा रिएक्ट करना ही बनता है। महक और उसकी माँ चुप हो गई, क्योंकि हकीकत यही थी जो अवैध शाह उनको दिखा रहा था। मेरा, तुम जल्दी से ये लहंगा और चोली ट्रायल रूम में जाकर चेक कर लो ताकि घर जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। और जा यार, जल्दी चेक करना, हमें जल्दी घर पहुंचना है और जाकर तुम्हारे माइयों की तैयारी भी करनी है। अगर शाह आ गए तो वो बहुत नाराज़ होंगे हमारे इस तरह अकेले ड्राइवर के साथ आने पर। तुम्हें पता है कि शाह को इस तरह ड्राइवर के साथ हमारा आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मीरब और मेरहत जो ड्राइवर के साथ मॉल में आई हुई थी, वैसे तो वो अम्मी जान की इजाज़त से आई हुई थी, मगर रोमान शाह को ये पसंद नहीं था कि वो दोनों इस तरह अकेली या ड्राइवर के साथ घूमती फिरे। इसलिए मीरब की तो अब डर से जान निकली हुई थी। भाभी, भाई ने रात को आना है, अभी उनके आने में बहुत टाइम है। मीरब को इतना घबरा कर तेज तेज बोलते हुए देख मिरहा मीरब को तसल्ली दे रही थी। हालांकि सच तो ये था कि जान मिरहा की भी निकल रही थी डर के मारे। हाँ मिरहा, मुझे पता है, मगर हमें जल्दी घर पहुंचना है। अगर उनका फ़ोन आ गया तो फिर क्या जवाब देंगे? हाँ भाभी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मेरी जान, अब सोच लो और मेहरबानी करके जल्दी से चेक करके वापस आओ। तब तक मैं तुम्हारी शादी के ड्रेस के साथ की बैंगल्स लेकर आती हूँ। मैं सिलेक्ट कर लूँ या तुम खुद आकर पसंद करोगी? मीरब ने जाते हुए पलट कर पूछा। नहीं नहीं, आप खुद ही पसंद कर लेना, मैं तब तक ये ट्राई करके आती हूँ। मेरा अपना लहंगा और चोली लेकर ट्रायल रूम के अंदर आ गई। मेरा मिरर के सामने खड़ी हुई नज़रें नीचे को झुकाकर बहुत गौर से अपना लहंगा देख रही थी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत मोतियों के साथ छोटे छोटे नक्शी और कोरे के टुकड़े टुकड़े लगाकर काम किया हुआ था। रेड लहंगे पर गोल्डन काम बहुत ही उठ रहा था। मेरा ट्रायल रूम में आकर बहुत ही उदास सी होकर अपनी शादी वाला ड्रेस चेक कर रही थी। वो पूरा ड्रेस पहनकर मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। वो रफ से चेहरे में भी दुल्हन का लिबास पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपने लहंगे के काम को देखने में इस कदर मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई कब उसके इतने पास आकर उसकी हर हरकत को अपनी नज़रों से देख रहा था। उसे एहसास इस वक्त हुआ जब किसी ने अपनी मजबूत बाजुओं से उसे अपने घेरे में लेकर कसा था। चुप, मैं हूँ शाह मीर, मैं हूँ शामिर। पागल लड़की, मिरहा की डर से आंखें बाहर आने को थी। अगर शामिर वक्त पर उसके मुंह पर हाथ ना रखता तो मिरहा ने पूरा मॉल इकट्ठा कर लेना था। मैम, आप ठीक हैं?
میرا کی چیخنے کی آواز سے مال گرل باہر کھڑی ہوئی میرا سے مخاطب ہو کر پوچھ رہی تھی۔ میرا کے منہ پر شامیر نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، میرا کی پشت پر اپنا سینہ لگائے ہوئے، ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ کر اور دوسرا اس کے منہ پر رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ آواز دو سے کہو کہ تم ٹھیک ہو، شامیر نے آہستہ سے میرا کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ یہ ہٹاؤ گے تو کہوں گی نا، جلدی بولو اور اس کو کہو یہاں سے جائے۔ آپ یہاں پر کرنے کیا آئے ہیں؟ میری چھوٹی سی پولیس انسپیکٹر میری انویسٹیگیشن بعد میں کر لینا، پہلے وہ جو باہر کھڑی ہے اس کو بولو کہ جائے۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا میں اندر آؤں؟ نہیں آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر میم آپ کی چیخ سے تو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ میں نے جن دیکھ لیا تھا؟ میرا نے غصے سے چہرہ پیچھے کی جانب موڑتے ہوئے شامیر کی جانب دیکھا، جو دانت نکالتے ہوئے اپنی ٹھوڑی میرا کے کاندھے پر ٹکائے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر کھڑا ہوا تھا۔ شرم اور ڈر سے میرا کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ چلی گئی ہے اور اب بتائیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرا نے شامیر کی باہوں سے نکلنے کے لیے اپنی کوہنی کو اس کے پیٹ میں مارا۔ اوف جنگلی لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی پکڑ اور مضبوط ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنی بیوی کو شادی کے جوڑے میں دیکھنے کا سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، بس وہی حق آزمانے آیا ہوں۔ آپ میں کوئی شرم حیا بھی ہے یا نہیں؟ ایسے کوئی ٹرائل روم میں کپڑے چینج کرتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا ہے؟ میرا اپنی چھوٹی سی ناک کو سنگوڑ کر اور بھی چھوٹا کر کے غصے سے بول رہی تھی۔ پہلی بات کہ تم کوئی لڑکی نہیں ہو، نکاح ہو چکا ہے، اسلامی اور قانونی طور پر تم میری بیوی ہو، اس لیے مجھے تمہیں دیکھنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اور دوسری بات، لڑکی میں تمہارے چینج کرنے کے بعد آیا ہوں، حالانکہ دل کے تو یہی ارادے تھے کہ اپنی بیوی کو میں اسی حالت۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! میرا نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ شامیر کے منہ پر رکھا اور شامیر نے میرا کی گال پر ایک زوردار کس کی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! اے سی پی کی جان، اس سے بدتمیزی نہیں، منہ میٹھا کرنا کہتے ہیں۔ آخر یار آج تم اپنا شادی کا ڈریس لے کر جا رہی ہو تو منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہے۔ وہ شرارتی ہو رہا تھا۔ سوٹ میرا ہے تو منہ میٹھا آپ کا کروانا کیوں بنتا ہے؟ میرا نے اپنی کم عقلی اور معصومیت میں جو جملہ بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی تمہارا منہ میٹھا کروا دیتا ہوں۔ اب میرا کو اپنے جملے کی اہمیت کا پتہ چل چکا تھا، مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ مقابل اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لبوں کو سکون پہنچانے کے لیے اس کے ننھے منھے سے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ اب میرا اس کی گرفت میں سوائے تڑپنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بہت گندے اور بہت بدتمیز ہیں۔ شامیر اس کے لبوں پر گستاخی کر کے پیچھے ہٹا تو میرا نے غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ شامیر کے لبوں کی سختی سے میرا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میری جان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے خود ہی کہا کہ ڈریس تمہارا ہے تو منہ بھی میٹھا تمہارا ہونا چاہیے، تو میں نے تو بس تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اچھا، مجھے تو یہی سمجھ آئی تھی۔ چلو ایک کام کرتا ہوں، میں اپنی کیس واپس لے لیتا ہوں۔ اس کے لبوں پر جھکا۔ پلیز پیچھے ہٹے۔ اوکے ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کرتا۔ شامیر میرا کی حالت دیکھ کر پیچھے ہو کر ہنسا۔ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ آپ کیسے اندر آئے؟ میرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا جی، شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کا شوہر ایک پولیس والا ہے جو ہر کام جائز اور ناجائز طریقے سے کرنا جانتا ہے۔ ہاں، اور آپ ناجائز طریقے سے ہی اندر آئے ہوں گے۔ نہیں، فی الحال تو میں اندر بھی جائز طریقے سے آیا ہوں اور مال میں آپ لوگوں کے پاس بھی جائز طریقے سے آیا ہوں۔ پلیز اب آپ چلے جائیں، بھابھی چوڑیاں لے کر آتی ہوں گی۔ نہیں، میں تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے آیا ہوں، اور ڈرو نہیں، اپنی اور تمہاری ماں کی اجازت طلب کر رکھی ہے، مگر بھائی نے ساری شاپنگ کروا دی ہے مجھے۔ یہ لہنگا چولی کا کلر مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے باہر چلو اور میری پسند کا، میرے فیوریٹ کلر کا لہنگا لو، اور پیسے میں خود دوں گا۔ اپنے بھائی کو بولنا کہ اب وہ اپنے پیسے اپنی بیوی پر لوٹایا کرے، اپنی بیوی پر پیسے لوٹانے کے لیے اس کا شوہر ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، تم چینج کر کے باہر آؤ۔ شامیر آہستہ سے بولتا ہوا ٹرائل روم سے نکل گیا۔ میرا تو دیکھتی رہ گئی کہ یہ بندہ آیا کیسے اور گیا کیسے۔ بھائی آپ کب آئے؟ میرب جو میرا کے ویڈنگ ڈریس کی میچنگ بینگلز لے کر واپس آ رہی تھی، اچانک اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے ملی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ شامیر بھی اپنی لاڈلی بہن کو سامنے دیکھ خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ تم تو بچے ہم کو بھول ہی گئی ہو، شامیر نے ہنستے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس شاہ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے میرے جانے کا نام سن کر، میرب کے منہ سے پھسلا تھا۔ میرب کو احساس ہو گیا تھا کہ شاہ کے بارے میں بھائی کو بتا کر اس نے غلط کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ دونوں کی بات ہے، کوئی بات نہیں، 2 دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد جب خود کی بہن سے دور رہنا پڑے گا تب اس اکڑو کو احساس ہوگا کہ کسی کی بہن کا دور رکھنا کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شامیر کا لہجہ سخت ہو گیا
और साथ में माथे पर बेशुमार बल पड़ गए थे रोमान शाह का नाम सुनकर। भाई आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुझे जाने से मना करते हैं, बस अम्मी जान कहती हैं कि मेरे जाने से घर में रौनक नहीं होती। अम्मी जान की वजह से शाह मुझे रोकते हैं। वो अपनी बात को छुपाने के लिए एक नया झूठ बोल रही थी। आखिर मीरब अपने शाह की बुराई अपने भाई से कैसे कर सकती थी, जबकि उसे पता था कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, एक ईंट है तो दूसरा पत्थर। तो ऐसे में मीरब कभी भी इन दोनों का आपस में तसादम नहीं चाहती थी। क्या आप शादी के बाद मुझे मेरे घर नहीं आने देंगे? ट्रायल रूम से वापस आती हुई मिरहा शामिर और मीरब की बात सुनकर घबराई थी। नहीं मिरहा, भाई ने बस गुस्से से बोल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीरब ने 2 कदम बढ़कर उसके दोनों हाथों से पकड़कर उसे खुद के पास किया। नहीं, मुझे पता चल गया है कि जो सलूक भाई आपके साथ करेंगे, ये भी मेरे साथ वही सलूक किया करेंगे। मीरा शामिर की बात सुनकर काफ़ी परेशान और घबराई हुई थी। उसने शामिर की बात को सच ही माना था। शादी के बाद तुम्हारा घर वो नहीं होगा, बल्कि मेरा घर ही तुम्हारा होगा, शामिर ने 2 टोक अंदाज से कहा। तो फिर क्या आप मुझे अपने घर में कैद कर लेंगे हमेशा के लिए? उसकी आंखें नम होने लगी थी। हाँ, अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को अपने घर में कैद करके रख सकता है तो फिर तुम मुझसे भी यही उम्मीद रखना। उसका लहजा कहीं से भी मजाक वाला नहीं था। हम उससे शादी से भाई से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम ऐसा ही समझो। शामिर का लहजा और तेवर दोनों ही खराब थे। मीरा हांकों को की तरह कभी अपने भाई और कभी मिरहा की जानिब देख रही थी। भाई आप लोग क्यों बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? बात इतनी बड़ी तो नहीं थी जितनी बड़ी आप लोगों ने बना दी है। भाई मुझे शाह ने आने से मना नहीं किया, मैं आपको बता चुकी हूँ। मीरब को अपने अल्फाजों पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों अपने भाई से शाह के बारे में कहा। मेरा शाह का फ़ोन आ रहा है क्या? मीरब जो अपना फ़ोन मिरहा के आगे करके नंबर दिखा रही थी, मिरहा के चौंकने से मीरब के हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और फ़ोन की स्क्रीन टूट गई और फ़ोन ऑफ हो गया। फ़ोन बंद हो चुका था। मीरब इसे बार बार ऑन करने की कोशिश कर रही थी। शाह के डर से घबराई हुई मीरब के चेहरे के ज़ाविये शामिर बहुत गौर से देख रहा था। क्या हो गया है? ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? शाह समझेंगे कि मैंने खुद फ़ोन ऑफ किया था। मीरब फ़ोन करते हुए साथ में मिन मिन कर रही थी। भाभी, भाई का फ़ोन मेरे नंबर पर आ रहा है। मिरहा ने रिंग की आवाज़ पर अपने फ़ोन की को हैंडबैग से निकाल कर देखा था। फ़ोन स्क्रीन पर जगमगाता हुआ भाई देखकर मिरहा के कदमों तले जान निकली थी। नंबर देखते ही फ़ोन मीरब के आगे कर दिया। मिरहा प्लीज़ तुम कर लो ना बात। मीरब घबराते हुए फ़ोन हाथ से मीरब की जानिब किया। मिरहा ने घबराते हुए फ़ोन हाथ से मीरब की जानिब किया। भाभी, मैं भाई से क्या कहूँगी कि हम कहाँ हैं? क्या हो गया है? कि रोमांशा का फ़ोन है तो उठाओ, खा थोड़ी जाएगा। शामिर ने मिरहा और मीरब के डरे हुए चेहरे देखकर कहा। मिरहा, मैंने कहा था ना कि जल्दी करो, हम लोग अगर यहाँ से जल्दी निकल जाते तो अब तक हम लोग घर पहुँच चुके होते। मीरब ने बिना शामिर की बात का जवाब दिए मिरहा का हाथ पकड़ लिया। मिरहा चलो जल्दी करो। मीरब के सामने रोमांशा की खा जाने वाली नज़रें थीं। आज तो लिखने में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं यहाँ पे। चलें बहर पढ़ते हैं आगे। चलो अब जल्दी चलो। मीरब मीरहा का हाथ पकड़कर घसीटने वाले अंदाज से साथ ले जा रही थी। मीरब बेटा क्या हो गया है, क्यों इतनी घबराई हुई हो? तुम फ़ोन उठाओ, रोमांशा को बोलो कि तुम मॉल में हो और मैं हूँ तुम लोगों के साथ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। शामिर तेज कदमों से चलता हुआ पास आया। आपको भाई का नहीं पता? मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने सब कुछ खरीद लिया है, फिर भी आपने ज़बरदस्ती इतना कुछ लेकर दे दिया है। ख्वाह में इतना टाइम वेस्ट हो गया। मेरे साथ गुजारे हुए वक्त को तुम वेस्ट होना कहती हो? शामिर का लहजा सर्द हुआ। मेरा मीरब के साथ भागती हुई चली जा रही थी। मेरी बात का जवाब दो। मेरे साथ गुजारा वक्त तुम्हें वेस्ट होना लगता है? मीरा की बात शामिर को बहुत बुरी लगी थी। हाँ, आज आपने हमारा टाइम वेस्ट ही किया है। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, अब हमारी मुलाकात रुखसती के बाद ही होगी और तब तक तुम रहो अपने भाई की मलकियत बनकर। शामिर बेहद गुस्से से मिरहा की जानिब देख रहा था। भाई प्लीज़, शामिर ने हाथ के इशारे से मीरा को चुप रहने को कहा। बेटा, अगर आप अपने शौहर से इतना खौफजदा होती हैं और डरती हैं तो ज़रा अपनी नंद को भी बताया करें कि शौहर की वैल्यू क्या होती है। शामिर मीरा की जानिब देखते हुए बहुत सख्त नज़रों से देखकर तंज कर रहा था। मीरब का तो इस वक्त खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो किसी से क्या कहती, मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। शामिर ने इस बार मीरा की जानिब देखा भी नहीं था। शामिर ने मीरब और मीरा को दिल खोल कर शॉपिंग करवाई थी। उफ यार, मेरा वेडिंग ड्रेस वाला बैग तो अंदर ही रह गया। मीरा मीरब से भी ज़्यादा घबराई हुई थी। भाभी, भाई का फ़ोन फिर से आ रहा है। मीरा अपने फ़ोन पर रोमान शाह का नंबर
देख रही थी। हद है यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? रोमान शाह ना हो गया कुछ तो चीज़ हो गया जो फ़ोन से निकल कर तुम लोगों को फायर मार देगा। लहजा बेहद गुस्से वाला था। हद है, किस कदर डरा के रखा हुआ है तुम दोनों को उसने। शामिर का मूड सख्त ख़राब हो गया था। डरा कर नहीं रखा, भाई हमारी केयर करते हैं, इनको हमारी फ़िक्र होती है, इसलिए मैं घर से अकेला नहीं निकलने देते। मिरहा ने फ़ौरन से अपने भाई की तरफदारी की थी। जी मुझे पता है कि आपके भाई बहुत केयरिंग हैं, शामिर ने साथ में चलते हुए घूर कर कहा था। मीरा ने शामिर के तेवर देखकर नजरें झुका ली। शामिर गुस्से से बोलता हुआ वापस मुड़ा और जाकर मीरा का वेडिंग सूट लेकर आया, जो वो रुमान शाह के फ़ोन की हड़बड़ाहट से मॉल में ही भूल गई थी। वो बिगड़े हुए तेवर लिए हुए वेडिंग सूट वाला बैग को गुस्से से मीरा के हाथ में थमाते हुए इनको आंख के इशारे से गाड़ी की तरफ आने को कहा। अपने भाई का गुस्से वाला मूड देखकर मीरा भी गाड़ी में खामोश बैठी हुई थी, और मीरा को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके हाथ पांव अपने भाई के डर से फूले हुए हैं या इस अकड़ू एसीपी को देखकर। रास्ता बहुत खामोशी से कट रहा था कि रोमान शाह का फिर से फ़ोन आ गया। भाभी प्लीज़ फ़ोन उठा लें, भाई बार बार फ़ोन कर रहे हैं। मीरा ने फ़ोन मीरब के आगे करते हुए कहा था। मीरब ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन को कांपते हाथों से अपने कान को लगाया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। मीरब अस्सलाम वालेकुम। रोमान शाह व्हाट द हेल इज दिस? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? रोमान शाह की धार ने मीरब के दिल तक को दहला कर रख दिया था। शाह मेरा फ़ोन टूट गया था इसलिए नहीं उठाया, लफ्ज़ों को तोड़ते हुए बोली। और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अंदाज अब भी वही था। तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मीरब की जानिब से जवाब न पाकर रोमान शाह का गुस्सीला लहजा और गुस्सीली आवाज़ मीरब के कानों में जहर घोल रही थी। शाह बेल बंद थी, पता नहीं चला। मीरब ने एक और झूठ बोला था। बस मुझे ये बताओ कि तुम दोनों जिंदा भी हो या मर चुकी हो? रोमान शाह का कटीला लहजा सुनकर अब मीरब का दिल तो यही कर रहा था कि कहती पहले तो जिंदा थी, मगर अब ज़रूर मर जाएंगे। उसके गुस्से से मगर डर कर कुछ बोली नहीं, सिर्फ सोच कर रह गई। मीरा तुम कहाँ हो? लहजा एकदम से स्पाट हुआ था। शाह मैं, हाँ तुम, वो अटक अटक कर बोली थी। मैं अपने कमरे में हूँ। और मीरा कहाँ है? वो अपने रूम में स्टडी कर रही है, मीरब ने बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिया था। अम्मी जान कहाँ है और क्या कर रही हैं? वो तस्बीह पढ़ रही हैं। गुड, तुम सच में कमरे में ही हो? जी शाह आप रात तक पहुंच जाएंगे? हाँ पहुंच जाऊंगा। शाह जल्दी पहुंच जाइएगा, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। जी कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज, रात को मिलते हैं। जी। मीरब झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। शाह मीर फ्रंट शीशे में उसे गुस्से से देख रहा था। मीरब बेटा ये क्या था? सॉरी भाई, अगर सच बताती तो शाह बहुत गुस्सा करते। गुस्से से बचने के लिए झूठ बोलना कोई हल नहीं है। शामिर गाड़ी के स्टीयरिंग पर नजरें जमा कर बैठा था। शामिर दोनों को मेन गेट के सामने ही छोड़कर चला गया। शामिर मीरब से तो मिला था, मगर मिरा की नाराज़गी अपने दिल में लिए हुए वापस चला गया। तो उसने जाते हुए मिरा से कोई बात नहीं की। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं शाह के आने से पहले वापस आ गई हूँ। मीरब रूम का लॉक खोलते हुए बुड़बड़ाई, पहले शाह के आने से पहले जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, फिर कुछ और करूँगी। ये कहती हुई वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होने की नीयत है। उफ, मेरे दोनों हाथों से टॉवल मुंह पर रखे टॉवल को रब करते हुए आ रही थी। हल्का सा टॉवल आंखों से हटाया तो उसकी सीधी नज़र बेड पर लेटे हुए रोमान शाह पर गई। शाह आप कब आए? मीरब घबराती हुई लफ्ज़ कप कपा कर बोली। मैं इस वक्त आया जब अम्मी जान तस्बीह पढ़ रही थी, बकौल तुम्हारे, और मेरा अपने रूम में स्टडी और तुम रूम में आराम। आखिरी लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। शाह मैं वो आराम से सोच लो नया झूठ। शाह मैं आपको बताने वाली थी। मीरब इतनी घबराई हुई थी कि उसके लफ्ज़ों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो अपनी बात को लफ्ज़ों में तोड़ तोड़ कर बोल रही थी। कब बताने वाली थी? हाँ, मीरब को आज रोमान शाह के तेवर पुराने रोमान शाह जैसे लग रहे थे। फ़ोन करके मैंने पूछा था ना, कहाँ हो तुम लोग? तुमने एक एक का जवाब झूठ का सहारा लेते हुए दिया। ये कहते हुए रोमान मीरब के रूबरू आ गया। रोमान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर डर कर 2 कदम पीछे हुई। अपनी जगह पर खड़ी रहो, एक कदम भी पीछे गया ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। रोमान शाह का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अब बोलो, इतने झूठ बोलने की वजह? शाह सही से बोलो। रोमान शाह दांतों को कुचकुचाते हुए बोला। मीरब मुझे जवाब चाहिए। मीरब की खामोशी रोमान को और गुस्सा दिला रही थी। शाह मैंने कहा सही से बोलो, इसी तरह से जिस तरह से तुमने झूठ अपना एक ही लाइन में बोला था, बिल्कुल इसी तरह से। रोमान ने मीरब के दोनों कंधों को झंझोड़ते हुए बोला। शाह मुझे आपसे डर लग रहा है। इस वक्त डर नहीं लगा था जब तुमने मुझसे झूठ बोला था। रोमान शाह चीखा था। रोमान शाह इतनी ज़ोर से चीखा था कि मीरब हिचकियों से रोने लगी। चुप, मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। मीरब ने डर कर अपने मुंह पर हाथ रखे थे आवाज़ बंद करने के लिए।
वो हिचकियों के साथ रोती हुई बहुत मासूम लग रही थी। मीरब मीरब मैं तुमसे जितना सॉफ्ट होता हूँ तुम उतनी ही बेवकूफ़ियाँ करके मुझे वापस उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती हो। शाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। वो रोते हुए झुककर रुमान शाह के सीने से लग गई। मीरा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर झूठ नहीं। शाह, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। अपना चेहरा ऊपर को उठाकर हिचकियों से रोती हुई बोली। शाह, आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मैं नहीं बोलूँगी अब झूठ। मीरब के लहजे में रुमान शाह को खो देने का डर वाज़ेह दिखाई दे रहा था, जिसको देखते हुए रुमान शाह का लहजा नरम पड़ा। तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है? जी शाह, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर तुम झूठ ना बोलती। शाह, मैं डर गई थी और हम वहाँ पर अकेले नहीं थे, हमारे साथ भाई भी थे। वो वहाँ क्या करने आया था? हमें शॉपिंग करवाने आए थे। मीरब ने इस बार साफ गोई से काम लिया। क्यों? मैं तो तुम लोगों को शॉपिंग करवा चुका था, तो तुम लोगों ने अगर और शॉपिंग करनी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। रोमान शाह का लहजा थोड़ा सा सर्द हुआ था। हमने भाई को मना किया था मगर उन्होंने कहा कि वो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि रोमान शाह अपनी बीवी पर लुटाए पैसे अपनी बीवी पर लुटाने के लिए मैं हूँ। मीरब ने आज कुछ भी नहीं छुपाना था, अब उसने हर बात सच बोल दी। मीरब के इतना ज़्यादा सच बोलने से रुमान शाह के लबों तले हंसी फैली। फिर वो क्या क्या हुआ वहाँ पर? फिर भाई को मिरहा का लहंगा नहीं आया पसंद। वो भाई को छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ, तुमने वहाँ पर क्या किया और क्या क्या खरीदा? रुमान शाह ने मीरब की बात को दरमियान में काटते हुए कहा। मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था? चाहिए था ना? क्या? शाह, मुझे गजरे चाहिए थे। फिर लिए क्यों नहीं? आपके डर से मुझे जल्दी घर आना था। तुमने गजरे पहनने हैं? रुमान ने एक आईब्रो को उठाते हुए कहा। हाँ जी, मीरब ने धीमे से लहजे में बोला। तुम्हें गजरे पसंद हैं? बहुत ज़्यादा। जब लड़की को उसका शौहर पहनाता है ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। किसी लड़की का शौहर उसे पहनाता है तो तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? शायद इसमें फीलिंग्स होती हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और तुमने कहाँ देखा ये सब कुछ? मैंने टिकटॉक पर देखा है। अच्छा, कैसे पहनाते हैं वो गजरे? पहले वो अपनी बीवी को प्यार से देखते हैं, फिर उसका हाथ पकड़ के गजरे पकड़ाते हैं, उसके हाथ में पहनाते हैं। मीरब ने अपना हाथ जल्दी से रुमान शाह के आगे कर दिया, फिर अपनी बीवी के हाथ पर किसी हाँ किस करते हैं। उससे आगे बताओ और क्या? रुमान शाह ने मीरब के हाथ को चूमते हुए कहा। आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। मेरा हल्के से गुस्से मीरब हल्के से गुस्से के अंदाज में बोली और उसे लग रहा था कि उसका शाह उसकी फीलिंग तो सही से फील नहीं कर रहा। अरे यार, सुन तो रहा हूँ। अब फील नहीं कर रहे ना? अफसरदा से लहजे में कहा। अगर फील करने बैठ गया ना तो तुम रात के फंक्शन के लिए लेट हो जाओगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो, आगे बताओ। फिर लड़की भी मुस्कुरा के अपने शौहर को देखती है। अच्छा, आगे बात वीडियो ख़त्म हो जाती है। बस तुमने यहाँ तक ही देखा है? होता ही यहाँ तक है। अच्छा, रोमान शाह कुछ सोचते हुए बोला। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अम्मी जान से मिलकर आता हूँ। ये कहता हुआ दरवाजे तक पहुँचा। शाह, आपने कुछ खाया? शाह, आपका ध्यान किधर है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। रोमान शाह, जो मीरब के खूबसूरत सरापे पर नज़र टिकाए हुए खड़ा था, मीरब के दोबारा बोलने पर होश की दुनिया में वापस आया। हाँ, क्या पूछ रही थी तुम? मैंने पूछा, आप कुछ खाएंगे? हाँ, मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या खाएंगे? तुम्हें आंख के इशारे से कहा। शाह, मैं खाने का पूछ रही हूँ। मैं भी तो खाने का ही बता रहा हूँ। शाह, मैं कोई खाना हूँ? मीरब ने रोमान से सवाल किया। फिर तुम क्या हो? मैं इंसान हूँ। और तुम्हें किसी ने बताया है इंसानों का खून सबसे लजीज होता है? अब ये आपको कैसे पता? आपने कभी पिया है क्या? मीरब अब बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी रोमान की बातों से। पिया तो नहीं है पर थोड़ा सा चखा है। शाह, आप इंसानी खून पीते हैं तो क्या आप वम्पायर हैं? मैं इंसानी खून नहीं पीता, बस अपने एक मनपसंद शख्स का खून पीता हूँ। अच्छा, और वो इंसान आपका खून पीने भी देता है? मीरब रोमान के इस मजाक को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेने लगी। हाँ, बिल्कुल पिला देता है। अच्छा, कहाँ से पीते हैं आप उसका खून? बड़ी ही मासूमियत से बोली। यहाँ से। अपने अंगूठे से मीरब के होंठों को रब करते हुए हुमारदा लहजे में बोला। जब आपने यहाँ से उसका खून पिया तो उसने कुछ कुछ नहीं कहा। वो बड़ी ही परेशान हो गई रुमान की बातों से। नहीं, वो रोने लग गई थी। छी, शाह किसी लड़की का खून पीते रहे? मीरब को रुमान की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? भाई, वो बड़ी खूबसूरत है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मासूमियत से भरे लहजे में बोली। आओ, तुम्हारा भी पी लेता हूँ। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप उसका ही जाकर पिए खून। चलो ठीक है, उसका ही पी लूँगा। फ़िलहाल तो मैं अम्मी जान से मिलकर आता हूँ। शाह, आपने आखिरी दफ़ा कब पिया था उसका खून? 5 दिन पहले। अच्छा, मीरब मुंह लटकाए हुए बोली। रुमान शाह को मीरब की हालत देखते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा था। कहाँ पीते हैं आप उसका खून?
میرا مطلب کہ جگہ پر جا کر پیتے ہیں، جگہ کوئی خاص نہیں، جہاں موقع مل جائے، چھت پر، بیڈ روم میں، کہیں پر بھی۔ اچھا، آپ نے آخری بار کس جگہ پر خون پیا؟ چھت پر۔ اچھا، آپ اس کی چھت پر گئے تھے یا وہ آپ کی چھت پر آئی تھی؟ ہم دونوں کی چھت ایک ہی ہے۔ میرب کچھ سوچتے ہوئے چپ کر گئی۔ شام، وہاں کوئی نہیں تھا آپ نے جو خون پیا؟ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ بولی، نہیں، وہاں پر بہت سے طوطے تھے جو کہ خود بھی یہی کام کر رہے تھے، انہیں دیکھ کر تو مجھے بھی آئیڈیا آیا کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے، یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے روم سے نکل گیا۔ پیچھے میرب سوچتی رہی کہ چھت پر 5 دن پہلے وہ گئی تھی، پھر عمان شاہ کا بنایا ہوا تمام منظر اسے ذہن میں آیا۔ ہائے اللہ، یہ سب تو شاہ مجھے کہہ کر گئے ہیں۔ میرب تم کتنی بے وقوف ہو، اور وہ کتنی آسانی سے تمہیں پاگل بنا گئے ہیں۔ میرب کو اپنی کم عقلی پر غصہ اور ہنسی اور شرم، تینوں چیزیں بے یک وقت آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ شامیر اپنی ماں کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بولا، شامیر کے جو شامیر کے کارٹن چینج کروا رہی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، یاد آ گیا تمہیں کہ تمہاری ایک ماں بھی ہے؟ ماما کیسی بات کر رہی ہیں، آپ کو میں بھول سکتا ہوں؟ آپ تو یہاں ہیں، یہاں۔ وہ اپنے دل والے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، اچھا اب بٹر مت لگاؤ۔ ویسے ماما آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میرے اتنے پیارے روم کو آپ دلہن کیوں بنا رہی ہیں؟ بیٹا جی، آپ کے روم کو دلہن اس لیے بنا رہی ہوں، جس کو آپ لے کر آ رہے ہیں نا، وہ لڑکی ہے اور وہ دلہن بن کر آپ کے روم میں آئے گی، تو وہ اس روم میں بھی تو آ سکتی ہے نا۔ ہاں، اس روم میں جس میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے، بے رنگا سا۔ شامیر کی ماں منہ کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی، ماما پلیز، اتنے پیاری تھیم ہے گرے اینڈ بلیک کی، اس سے بے رنگا تو مت بولے۔ بے رنگا ہی ہے، اب جیسے لا رہے ہو نا، وہ آ کر تمہاری خوشیوں میں رنگ بھرے گی، تو اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے روم میں رنگ بھر رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے شامیر کے کان کو کھینچ کر بولی، آؤ، اوکے مائی ڈیئر موم، جیسا آپ کو اور آپ کی بہو کو اچھا لگے۔ گڈ، تمہارے پاپا کدھر ہیں؟ وہ بھی عید کا چاند ہی بنے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور تیاریاں کہاں تک مکمل ہوئی ہیں۔ تم دونوں باپ بیٹا مجھے کچھ نہیں بتاتے، جیسے میں تو گھر میں ہوں ہی نہیں نا۔ وہ ہلکے سے غصے اور ناراضگی کی کیفیت میں بولی، نہیں مما، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور اب پریشان نہ ہو، سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، میں اور بابا بھی ریسیپشن کا ہی پتہ کر کے آ رہے ہیں۔ اچھا، رات کو ہمیں جانا ہوگا مرحا کے ماہیوں کا سوٹ اور رسم ادا کرنے کے لیے۔ صحیح ہے، چلے جائیے گا، لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولا۔ تم نہیں چلو گے؟ نہیں ماما، آپ لوگ چلے جائیں، میرا دل نہیں ہے۔ شامیر کی ماں کو شامیر کی بات کھٹکی، کیا کچھ ہوا ہے؟ رومان بیٹے نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ نہیں ماما، اس سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی اور کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، ویسے ہی میں تھک گیا ہوں اس لیے کہا۔ شامیر، پکی بات ہے نا؟ جی جی ماما جان، پکی بات ہے، میں آپ سے کچھ چھپا سکتا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، ہم لوگ تیاری کرتے ہیں جانے کی، اور تم دیکھ لو تمہیں اگر روم میں کچھ اور چینجنگ کروانی ہے۔ نہیں جی، مجھے تو کوئی چینجنگ نہیں کروانی، آپ دیکھ لیں، آپ اپنی بہو کے حساب سے، اور میرا کتنا روم رنگین کرنا ہے، میرا نہیں ہمارا، اب وہ اس کا بھی پورا روم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماما کچھ زیادہ ہی نہیں طرفداری ہو رہی ہے اپنی بہو کی؟ ایک دن میں ہی اپنا بیٹا پرایا کر دیا، ابھی تو وہ محترمہ آئی بھی نہیں، تو کل آ ہی جانا ہے، اللہ خیر کرے، اور میں تو اس کی ہی طرفداری کروں گی، آخر اتنی پیاری بہو ہے میری۔ بہو نہیں بلکہ بیٹی آ رہی ہے میری، ایک میرب گئی اور دوسری میرب آ رہی ہے۔ شامیر کی ماں مسکراتے ہوئے بولی، چلیں جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی ہیں۔ اگر ماں بیٹے کی پیار بھری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو بیگم صاحبہ مجھے کب چائے ملے گی؟ دروازے سے آتے ہوئے شامیر کے پاپا نے شامیر اور اس کی ماں کے درمیان ہوتے ہوئے باتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جی بالکل ملے گی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں۔ ماما پلیز لڑیے گا مت، شامیر نے فوراً اپنی ماں کو ٹوکا جو فل موڈ میں تھی اپنے شوہر سے لڑنے کے لیے۔ چلیں، کیا یاد کریں گے، شامیر کی خاطر آپ کو معاف کیا، آپ لوگ باتیں کریں، میں بنوا کر لاتی ہوں چائے۔ شامیر، تم بھی پیو گے چائے؟ نہیں ماما، مجھے بلیک کافی بنوا دیں۔ اچھا، میں بھجواتی ہوں۔ مہک، تمہارے پاپا کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، ڈاکٹر فوراً آپریشن کا کہہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں ماما، مگر ہمارے پاس آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا کر سکتے ہیں بیٹا، ایسے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا انہیں، اتنی تکلیف میں کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ ماما آپ ہی بتائیں کیا کر سکتی ہوں میں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس سے ہم بابا کا آپریشن کروا سکیں۔ ایک شخص ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، دروازے سے آتا ہوا مہک کا چاچا بولا۔ مہک اور اس کی ماں نے نہ سمجھی سے سر کو ہلایا، رومی ہماری مدد کر سکتا ہے اس میں، مگر بھائی صاحب وہ ہماری مدد کیوں کرے گا، ہم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ صحیح کیا تھا، اس نے تو ہماری طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، تو وہ کیا ہماری مدد کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ مگر بھابھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اتنی بڑی رقم دے، ہم پہلے ہی بہت قرضے کے نیچے آئے ہوئے ہیں، اب سے ہی کہہ رہی ہیں، مگر رومیو کا ایک
वीक पॉइंट है, जिसकी बात वो कभी भी मना नहीं कर सकता। चाचू कौन है वो? महक फ़ौरन से बोली। सीमा भाभी, अगर हम अपनी इल्तिजा सीमा भाभी के आगे रखें तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी, और उनका कहा रोमियो कभी नहीं मना करेगा। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, मगर सीमा भाभी के साथ भी तो हमने अच्छा नहीं किया ना। हमने उनके साथ क्या किया था? जब उनको हमारी ज़रूरत थी हमने उन्हें बेघर कर दिया, तो आज वो हमें क्यों सहारा देंगे? भाभी, मुझे तो बस एक यही हल नज़र आता है, बाकी आप देख लें। मुझे तो और दूर दूर तक कोई मसीहा नज़र नहीं आ रहा। ये कहता हुआ परेशानी की हालत में कमरे से चला गया। महक जी, अगर तुम रोमियो से बात करो तो शायद वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। मम्मा, मैं कैसे बात कर सकती हूँ और किस मुंह से बात करूँ? आपको याद है जब छोटे चाचू बीमार थे और रोमियो हमारे पास मदद के लिए आया था, तो हमने उन्हें हाथों से ऐसे धित्कारा था और मुंह फेर लिया था, तो वो हमारी मदद क्यों करेगा? मुझे आज भी वो आंखें याद है जिनसे आखिरी दफ़ा वो मुझे देखता हुआ गया था। पर बेटा, अब हमारे पास और कोई हल नहीं है। जिन हाथों से तुमने उसे धुतकारा था, उन्हीं हाथों से तुम उसके कदमों में बैठ जाना अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए। मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कितने प्यार से वो हमें शॉपिंग करवा रहे थे। मैं भी तो बोलने से पहले नहीं सोचती ना। मेरा बड़ी परेशानी की हालत में मिरर के सामने बैठते हुए ये सोच रही थी। उनका कोई भी फ़ोन या मैसेज नहीं आया। उन्होंने अपना कहा सच किया। क्या मुझे कॉल करनी चाहिए? नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगी। मैं क्या कहूँगी उन्हें कॉल करके? ऐसे तो वो और नाराज़ हो जाएंगे। मैं क्या करूँ अल्लाह जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं मेरा, तुम्हें फ़ोन करना चाहिए। तुम थोड़ी सी भी नाराज़ हो तो वो फ़ोन करके पूछते हैं, मनाते हैं। तुम्हें भी करना चाहिए, ऐसे वो और नाराज़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझसे नाराज़ हैं? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। बस भाई के डर से कि अगर वो हमें साथ देख लेते तो नाराज़ होते। और मेरा भाभी भी तो बहुत परेशान थी भाई का फ़ोन ना उठाने से, और उनका फ़ोन भी तो टूट गया था। इसलिए मैंने बस बस भाई, ब्रेक भी लगा लो। शामिर बोला फ़ोन उठाते हुए। मिराह ने फ़ौरन से एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी। तुमने फ़ोन किस लिए किया है? आपको मनाने के लिए। ये तुम मुझे मना रही हो? जी, इसे मनाना कहते हैं तुम्हारी नज़र में? अच्छा, अब ये भी मैं बताऊं, जैसे मैं मनाता हूँ वो गंदा वाला मुझे नहीं मनाया जाता। तो बस ठीक है, जब वो मनाना आ जाए तो मुझे कॉल कर लेना। अब फ़ोन रखो। अब मेरी बात सुने, बगैर सुने फ़ोन नहीं रख सकते। मीरा हल्के से गुस्से में बोली। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। हाय अल्लाह, फिर मैंने कुछ बोल दिया। नहीं, तुमने क्या कहा? मैंने कहा आप मेरा फ़ोन नहीं काट सकते मेरी बात सुने बगैर। नहीं, इससे पहले क्या कहा? इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने मेरा नाम लिया है। मैंने आपका नाम कब लिया? तुमने लिया है मीर, मेरा नाम। चलो लो दोबारा मेरा नाम। अब मुझसे ठीक हो गए हैं? नहीं, तो मैं भी नहीं बताऊंगी आपको। आप पहले ठीक हों, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका नाम। अटक से फ़ोन बंद कर दिया है। अच्छा जी, एसीपी से शर्त लगाई जा रही है। ठीक है, इस शर्त का बदला अब मैं अपने अंदाज से लूँगा। सजा के लिए तैयार है ना बीवी? टाइप मैसेज करते हुए मीरब को भेजा। रहें आप नाराज़, मैं भी नहीं भूलूंगी दोबारा आपका नाम। दोबारा आपका नाम मीर। मीरा मुस्कुराते हुए दिल में बोली। जी अम्मी जान, आप बताएं, अगर कोई काम रह गया है तो मैं फ़ौरन से करवा देता हूँ। रोमान शाह, जो अपनी अम्मी के कहने के मुताबिक मिरहा की मेहंदी और मायन के रिसेप्शन की सारी तैयारियां मुकम्मल करवा कर अब अपनी माँ से आगे का पूछने आया था। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं रह गया है। वो बहुत खुश होकर अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराई थी। अब मेरी अम्मी जान को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो अपनी अम्मी जान के हाथ पर बोसा देते हुए मुस्कुराया। नहीं, मेरे बेटे ने अपनी बहन की रुखसती की तैयारियां इतने अच्छे तरीके से की हैं, अब मैं क्यों अपने बेटे से शिकायत करूंगी? अगर इजाज़त हो तो अब मैं भी जाकर तैयार हो जाऊं। जी बेटा, जाओ और तैयार होकर आओ, जल्दी आना। और मीरब को भी देखना, वो तैयार हो गई है। बस मेहमान, कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तुम लोग वेलकम के लिए तैयार होकर मेन गेट पर जाओ। जी, जैसे मेरी प्यारी अम्मी जान हुक्म। जीते रहो। रोमान शाह के कदम अपने कमरे की जाने बढ़ रहे थे। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसको सोचकर वो मुस्कुरा रहा था। रूम के अंदर पहला कदम रखते इसकी नज़र सामने खड़ी मीरा पर पड़ी, जो अफरा तफरी में तैयार हो रही थी। मगर रोमान शाह के कदम उसकी अफरा तफरी देख कर नहीं, बल्कि उसकी फ्रॉक की खुली हुई जिप देख कर रुके थे। वो कुर्सी पर बैठकर नीचे को झुकी हुई अपनी नज़रों को अपने सैंडल पर मरकूज करके उसकी स्ट्रैप बंद करने में मगन थी। वो सैंडल का स्ट्रैप बंद ना होने पर इस कदर उकताई हुई थी कि अपनी फ्रॉक की खुली जिप से भी लाताल्लुक थी। रोमान शाह एहतियातन खंगारा था, मगर वो शाह को रूम में देखकर भी अपनी सैंडल से टाई हुई स्ट्रिप बंद कर रही थी। खैरियत है? क्यों इस बेचारे जूते के गले पड़ी हुई हो? ऐसा क्या कसूर कर दिया है उसने? रोमान शाह ने उसकी जिप से नज़रें हटाने की कोशिश करते हुए उसे मुखातिब किया।
मगर रोमान शाह की भटकी हुई नज़र बार बार जाकर उसकी खूबसूरत मखमली गोरी कमर पर जा रही थी। शाह सैंडल का स्ट्रिप खराब हो गया है, ये बंद नहीं हो रहा। वो उकताई हुई अब रो देने वाली आवाज़ से बोली थी। तो कोई और सैंडल पहन लो। नहीं, इस ड्रेस के साथ यही मैच हो रहा है। मीरब की नज़र अब भी अपनी सैंडल पर थी, जबकि शाह की नज़र उसकी कमर पर थी। लाओ मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ। शाह एड़ियों के बल मीरब की कुर्सी के पास बैठ गया। शाह, आप मेरा स्ट्रिप क्यों बंद करेंगे? मीरब ने अपना पाँव पीछे करते हुए हैरानी से देखा। क्यों, मैं तुम्हारा स्ट्रिप बंद नहीं कर सकता? शाह ने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर मीरब की जानिब देखा। नहीं कर सकते हैं? तो फिर पाँव आगे करो। मीरब के पाँव को उठाकर शाह ने अपने घुटने पर रखा था। मीरब के खूबसूरत पाँव पर शाह की उंगलियों के लम्स लगे तो मीरब खुद में से ही सिमट गई। शाह ने ये बात महसूस की थी। अब की बार शाह ने जानबूझकर मीरब के पाँव पर अपना हाथ मिस किया, जिससे मीरब फिर से खुद में सिमटी। गोद में रखे हुए हाथों से उसने अपनी फ्रॉक को मुट्ठियों में मींच लिया। शाह के अनाबी लबों के तले हल्की सी स्माइल बिखरी थी, मगर वो मीरब से छुपाकर खुद को स्ट्रैप बंद करने में मसरूफ दिखा रहा था। 2 सेकंड में शाह ने मीरब के सैंडल का स्ट्रैप ठीक कर दिया। स्ट्रैप बंद करके नरमी से मीरब के पाँव को घुटने से उतारकर नीचे रखकर खड़ा हो गया। बस इतनी सी बात थी। शाह, थैंक यू। किस लिए? मेरी सैंडल का स्ट्रैप ठीक करने के लिए। मीरब शाह की नज़रों को देखकर थोड़ा घबराई थी। शाह की नज़रों में कुछ ऐसा था जिसको देखकर वो घबराई थी और अपना रुख ड्रेसिंग की जानिब करते हुए मिरर में देखकर अपना फाइनल मेकअप टच देने लगी। शाह सोफे पर एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर बैठ गया। सोफे के पुश्त पर अपना एक बाजू फैलाए हुए दूसरे हाथ में मोबाइल लिए हुए उसको मोबाइल में मसरूफ दिखा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था, उसकी नज़र बार बार उसकी पुश्त पर जा रही थी, जहाँ से उसकी गोरी दुधिया रंगत वाली कमर उसे बहकाने पर मजबूर कर रही थी। फ्रॉक की खुली हुई जिप से मीरब का खूबसूरत नेट से बना हुआ ब्रांड ब्लैक कलर का स्ट्रैप नजर आ रहा था। उसकी गोरी कमर पर वो काली नागर बनकर लिपटा हुआ था। मीरा बहुत कंफ्यूज होकर तैयार हो रही थी। वो खुद पर रुमान शाह की नज़रों की तपिश को महसूस कर रही थी। शाह की नज़रें इस जिस्म पर आग का काम कर रही थी। रुमान शाह की नज़रों की तपिश उसे बहुत कंफ्यूज किए हुए थी। इसी कंफ्यूजन में उसके हाथ से हेयर ब्रश नीचे गिरा था। पीले कलर की फ्रॉक पर शॉकिंग पिंक कलर का कामदार दुपट्टा, जिस पर सिल्वर कलर का खूबसूरत काम किया हुआ था, उसका गोरा रंग दूध की तरह खिला हुआ लग रहा था। वो ब्रश उठाने के लिए नीचे झुकी तो बाल पूरी तरह से कमर से हट गए। रुमान शाह का दिल हचकोले खाने लगा था। स्ट्रेट किए हुए बाल जो आधे उसकी कमर पर झूल रहे थे और आधे आगे की तरफ किए हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जालिम लड़की, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान ले रही हो? शाह चोर आंखों से उसे देख रहा था। शाह की नज़र उसके कानों में खूबसूरत बड़े बड़े सिल्वर कलर के पहने हुए झुमकों पर पड़ी थी, जो मीरब के जरा से भी हिलने से उसकी फूली हुई नाक, नाजुक सी गुलाबी गालों को छू कर उसे दिल के तार छेड़ रहे थे। शाह दूर बैठा हुआ उसके खूबसूरत हुस्न को सराह रहा था। मीरब की सराहीदार गर्दन की ब्यूटी बॉन्ड पर शाह अपना आप हार रहा था। वो इस वक्त सरापाए हुस्न क़यामत बनी हुई खड़ी थी। शाह के मुंह तोड़ जज्बातों ने शाह के अंदर तूफान बर्पा किया हुआ था। सुनो जी, अपने आप को संभाल के रखना, तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरा देखूं, शाह ने दो रोबदार आवाज में कहा। जी ठीक है। मीरब जो शाह की नज़रों से इस कदर घबराई हुई थी कि उसने पलट कर नहीं देखा, तैयार होते हुए सरसरी से अंदाज से जवाब दिया। अम्मी जान पूछ रही थी कि तुम्हारी और कितनी देर है? बस मैं तैयार हो गई हूँ, चले। वो अपना दुपट्टा सर पर रखकर फाइनल खुद को मिरर में देखती हुई बाहर निकलने की नीयत से कदम बढ़ाने लगी। रोमान शाह जो उसकी खुली हुई जिप पर अपनी नजरें गाड़े हुए थे, उसके चलने का सुनकर हैरानी से उसकी जानिब देखा। आर यू श्योर कि तुम बिल्कुल तैयार हो? रोमान शाह अपनी जगह से खड़ा होता हुआ उससे पूछ रहा था। वो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर बांधकर खड़ा हुआ बहुत रोबदार लहजे में बोला, जी जी शाह, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मीरब ने एक नज़र खुद के ड्रेस पर दौड़ाई थी। रुमान शाह के कदम मीरब की जानिब बढ़ रहे थे। मीरब कुछ हैरान और परेशान होती हुई शाह की जानिब देख रही थी। ऐसे ध्यान रखोगी तुम खुद का? शाह ने खून खार आंखों से मीरब की जानिब देखा था। शाह, अब मैंने क्या किया है? अब तो आपके कहने के मुताबिक मैंने सर पर दुपट्टा भी ले लिया है। अंदाज काफ़ी मासूम और डरा हुआ था। मीरब की कमर पर अपना मजबूत मर्दाना हाथ रखते हुए शाह ने झटके से उसे अपने साथ लगाया था, जिससे मीरब की हड्डी पर दर्द की टीस उठी थी, जिससे उसके मुंह से आग की आवाज़ निकली थी। अपनी जगह पर खड़ी रहो, अगर हिलने की कोशिश भी की तो जान निकाल लूंगा। मीरब जो अपनी कमर पर दर्द होने से शाह के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, अब डर के मारे अपनी जगह पर साकित खड़ी हो गई। वो सू 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 कर रही थी। शाह, मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ? मीरब की आंखों में आंखें डालकर पूछा था। मेरी कमर में, और जिस हालत में तुम बाहर जा रही थी, ऐसे में जो दर्द मेरे दिल में उठना था उसका क्या?
وہ اپنا چہرہ میرب کے بہت قریب کیے ہوئے کھڑا تھا۔ میرب رومان شاہ کے لفظوں پر غور کر رہی تھی، مگر اس سے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ شاہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاہ کے ڈر اور شاہ کے ہاتھ کی سختی سے کمر میں اٹھنے والے درد سے آنسو اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ رومان شاہ کی عزت ہو کر خود سے اتنی لاپرواہی، ہاتھ اس کی کھلی زپ والی جگہ پر رکھا، نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ شاہ کے ہاتھ کے لمس سے وہ سسکی تھی۔ شاہ کے سینے سے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر نظریں جھکا لی۔ شاہ کا ہاتھ اس کی کمر پر اپنی گرمی چھوڑ رہا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے کے قریب ہوتی ہوئی اپنا منہ چھپا گئی۔ اب بتاؤ کہ تم اسی حالت میں باہر جانا چاہتی تھی؟ وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ شاہ کے لبوں کی جنبش میرب اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ جواب تو؟ شاہ نے پھر سے سرگوشی کی تھی۔ میرب سے جواب دینا مشکل ہو رہا تھا۔ شاہ کی اتنی نزدیکیاں اور ہاتھوں کی بے باکیاں، میرب جو اب جواب کیسے دیتی؟ وہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اپنا سر شاہ کے سینے میں چھپائے ہوئے لرزتے ہوئے وجود کو لیے چپ چاپ ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ تم میری بیوی ہو، خود کو سنبھال کر رکھنا۔ میں اپنی عزت کے معاملے میں تھوڑا نہیں بہت زیادہ پاگل ہوں۔ رومان شاہ کے بولنے سے اس کے لبوں کی جنبش اور اس کے سانسوں کی گرمی میرب کی گردن پر پڑ رہی تھی، جو میرب کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ شاہ پلیز مجھے جانے دیں، امی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ شاہ کی بے قراریاں دیکھ کر میرب گھبرا کر شرماتے ہوئے شاہ کے ہاتھ کی گرفت سے نکل کر باہر کی جانب بھاگنے لگی تھی۔ رک جاؤ، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ تم رومان شاہ کی عزت ہو، پھر اسی حلیے میں باہر جانے کا سوچ رہی ہو؟ کیوں تم میرے ہاتھ سے مرنا چاہتی ہو؟ رومان شاہ کی روبدار آواز پھر سے روم میں گونجی تھی۔ میرب کے قدم وہیں پر رک گئے۔ رومان شاہ نے آنکھ کے اشارے سے میرب کو واپس آنے کے لیے کہا۔ میرب جو دروازے کے بے حد قریب کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں، رنگ شرم سے لال ہوا پڑا تھا، گھبراتے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اس نے آنے سے انکار کیا۔ رومان شاہ کے سامنے اتنی جرت مت دکھایا کرو۔ جب میں نے کہا ہے کہ ادھر آؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں آنا ہے، وہ بھی ہر صورت۔ شاہ وہیں پر کھڑے ہوئے روب دار آواز سے پھر گرجا تھا۔ شاہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، بہت جلد تمہارے سارے ڈر اتار دوں گا۔ جس ڈر کو تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ محسوس کرتا ہے، اس ڈر کو سچ ثابت کر دوں گا۔ میرے پاس آؤ، انگلی کے اشارے سے اسے پاس بلا رہا تھا۔ نظروں میں ایسی آگ تھی جس کو دیکھ کر میرب کو خود کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرب اپنے ہاتھ کو بیک سائڈ پر لے جا کر اپنی زپ کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا؟ شاہ کا لہجہ سخت اور غصے والا ہوا۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے ہوئے اپنے ہاتھ کو بیک سائڈ پر لے جا کر زپ بند کرنے کی بے جا کوشش کرتے ہوئے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی ہوئی رومان شاہ کے پاس آ رہی تھی۔ میرب کے پاؤں شاہ کی نظروں کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ وہ بچی تو نہیں تھی، اسے اچھی طرح سے سمجھ آ رہا تھا کہ شاہ اسے کیا چاہتا ہے۔ جہاں اسے بات کی خوشی تھی کہ شاہ خود سے اس کے قریب آ رہا ہے، وہاں حد سے زیادہ آنے والی شرم و حیا نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ وہ شاہ کے حکم کو مان کر خود کو شاہ کے قریب لانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر چند قدم دوری پر اس کی ہمت جواب دے گی تو وہ تھوڑا سا دور ہو کر رک گئی۔ اب اس سے آگے آنے کے لیے کوئی خاص انویٹیشن دینا پڑے گا۔ رومان شاہ اپنی شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اب مجھے یہیں پر بتا دیں کہ آپ نے مجھے کیا کہنا ہے، وہ من من کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اب بھی مسلسل اپنی زپ کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں اس سے آگے آنے کے لیے ٹیکس لگتا ہے؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا، آئی برو کو اٹھا کر بہت پرکشش انداز سے کھڑا ہوا بول رہا تھا۔ اب کی بار اس نے خود میرب کی جانب قدم اٹھائے تھے۔ وہ رومان شاہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ رومان شاہ نے 2 بڑے قدم اٹھا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ اپنا رخ دوسری جانب کیے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس کے رخ بدلنے سے رومان شاہ کی نظر پھر سے اس کی کھلی زپ پر گئی۔ اب کی بار رومان شاہ کی بے قراریاں، منہ توڑ جذبات سر پر چڑھ کر بول رہے تھے۔ میرب کو بنا وقت دیے اس نے میرب کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ میرب پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک بار پھر سے رومان شاہ کے چٹانی سینے کے ساتھ آ کر ٹکرائی تھی۔ میرب نے اوپر دیکھ کر اپنا سر پر ہاتھ رکھا آپ اور اپنی نظروں سے اپنے سر کی درد کی نوعیت کا شاہ کو احساس دلایا تھا۔ کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ شاہ اس کی نظروں کی نوعیت کو سمجھ چکا تھا۔ ہاں، آپ انسان کم اور پتھر زیادہ ہیں۔ اتنی زور سے میرا سر آپ کے ساتھ لگا ہے، مجھے تو ایسے لگا جیسے میرا سر کسی پہاڑ سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ غصے اور شرم کی ملی جلی کیفیت سے بولی تھی۔ جب پہاڑ سے عشق کرنے کی ہمت اور جرت کی ہے تو پہاڑ سے ٹکرانے کی اور اس کی محبت اور شدتوں کو سہنے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ بہت جلد تمہیں اسی پہاڑ کی شدتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اس کی نظروں کے تقاضوں سے پہلے ہی گھبرائی ہوئی میرب اور گھبرا گئی تھی۔
शाह प्लीज आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। मीरब ने बेबसी से शाह की जानिब देखा था। कैसे जाने दूं, एक तो तुम्हारा हुलिया भी बाहर जाने के लायक नहीं है, और दूसरी वजह मेरा दिल है, जिसको तुम अपनी जगह से हिलाकर उसे बेचैन कर दिया है। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा, तो बहुत गलत सोच रही हो। बहुत पर जोर देते हुए कहा था। तो क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ। मीरब का सवाल बहुत बचकाना था, मगर इस लहजा और मासूमियत शाह के दिल पर वार कर रही थी। करने का तो बहुत कुछ इरादा रखता हूँ, मगर फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ लम्हों का सुकून चाहिए। आंखों में शरारत थी और लहजे में खुमारी। मैं आपको सुकून कैसे दे सकती हूँ, मीरब समझ कर भी न समझी से बोली थी। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे वजूद से सुकून चाहिए, जो मैं खुद हासिल कर लूँगा। उसके लहजे और आंखों का खुमार देखकर मीरब का दिल शौक की स्पीड से धड़क रहा था। शाह ने उसे अपनी बाहों में कस के अपने साथ लगा लिया था। शाह के जिस्म से मर्दाना परफ्यूम की उड़ती हुई महक मीरब के दिल को बेकरार कर रही थी। आखिर शाह की मोहब्बत की तलबगार तो वो हमेशा से थी। अब ये कहना तो गलत होगा कि वो शाह के करीब नहीं जाना चाहती थी, मगर ये अलग बात थी कि शाह की कुर्बत को सहना आसान नहीं था। शाह, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है। उसने शाह की नज़रों में देखकर एक मासूम सा सवाल शाह के सामने रखा था। ये तो तुम्हें मेरे करीब आने से पता चलेगा कि प्यार हो गया है या नहीं। ये तो तुम्हारे करीब आना ही डिसाइड कर सकता है। वो बेबाकी से मीरब की कमर पर अपने हाथों के लम्ब छोड़ रहा था। मीरब को हाथ से पकड़कर घुमाते हुए उसकी पुश्त अपनी जानिब की थी। शाह थोड़ा नीचे झुका और अपने लब मीरब की खुली हुई जिप वाली जगह पर रख दिए, जहां पर शाह की कब से नजर थी। रुमान शाह के आतिशी लबों की जंबिश से मीरब ने सिसकी भरी थी। रोमान शाह ने अपना हाथ मीरब के पेट पर कसा हुआ था। मीरब चाहकर भी रोमान शाह की गिरफ्त से भागने की कोशिश नहीं कर सकती थी। इसे मीरब को आगे की तरफ झुका रखा था। रोमान शाह के लम्स इतने जानलेवा थे कि मीरब के पूरे बदन में बिजली की थी लहर दौड़ गई थी। मीरब से अपना आप ही नहीं संभाला जा रहा था। रोमान शाह ने जा बचा उसकी कमर पर अपने आतिशी लबों के लम्स छोड़ रहा था। मीरब का वजूद शाह के लम्सों से पिघलने लगा था। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। बेख्तियार उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी, सांसें उखड़ने लगी थी। वो अपनी आंखों को जोर से बंद किए हुए खड़ी थी। रोमांचा झटके से खड़ा हुआ और मीरब की फ्रंट साइड पर आ गया था। उसने मीरब के सर की बैक साइड पर अपना हाथ रखा और दूसरा हाथ मीरब की कमर पर डालते हुए बालों को हल्का सा झटका देकर सर को ऊपर की जानिब किया था, जिससे मीरब के खूबसूरत लिपस्टिक से सजे हुए होंठ शाह के सामने और बेहद करीब हो गए थे। शाह खुमारी से आंखें बंद करते हुए मीरब के लबों पर झुका और उसके खूबसूरत लबों को अपने आतिशी लबों की कैद में ले गया। उसने कुछ ऐसे अंदाज से मीरब को अपने साथ लगाकर जकड़ा हुआ था कि मीरब की हर राह फरार जालिम ने बंद कर रखी थी। वो अब दुश्मन जहाँ के रहमो करम पर खड़ी थी। सवाए इस पर रहम करने तक वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी नमी को पीते हुए शाह मदहोश होते जा रहा था। शाह की नफरत जितनी जानलेवा थी, मोहब्बत उससे कहीं बढ़ के जानलेवा थी। वो भी उसके थोड़ा करीब आया। मीरब की सांसें तंग कर गया था। मीरब की उखड़ी हुई सांसें शाह को ना दिखाई दे रही थी, ना सुनाई दे रही थी। मीरब ने खुद को शाह की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की थी। मीरब को खुद को छुड़वाने की सजा शाह ने यह मुकर्रर की थी कि उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में उसकी कमर पर पिन कर रखे थे। मीरब की सांसें रुकने लगी थी। दिल था कि वो चाहता था कि आज दीवारें तोड़कर बाहर आ जाए। कदम थे कि वो मीरब का वजन उठाने से कासिर थे। मीरब इस वक्त पूरी की पूरी शाह के रहमो करम पर खड़ी थी। उसका सारा वजन शाह अपने बाजुओं पे उठाए हुए था। लंबे चौड़े शाह ने मीरब को कमर से पकड़कर जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर अपने साथ लगा रखा था। मीरब इस वक्त हवा में झूल रही थी। शाह का हाथ उसकी कमर पर था और मीरब का सारा वजन शाह के बाजुओं पर, और शाह के लब थे कि मीरब के लबों को आज़ाद करने के लिए तैयार न थे। मीरब को आज अपनी जान बहुत मुश्किल में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि शाह आज होंठों की नमी को इतना पिएगा कि आज के बाद मीरब के होंठों पर कभी नमी नहीं आएगी। शाह इस वक्त बिल्कुल अपना होश से बेगाना होकर अपने काम में मगन था। पता नहीं कितनी देर बाद उस जालिम को मीरब पर थोड़ा तरस आया तो बड़ा एहसान करते हुए उससे दूर हुआ था और मीरब को हवा से फर्श पर लैंड भी करवा दिया था। मीरब होंठ खोले हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मीरब का सांस इस कदर उखड़ा हुआ था कि मीरब के सांस लेने की आवाज़ शाह सुन रहा था, मगर उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। गिनी मच्छों तले उसके आतिशी लब मुस्कुरा घनी लिखा हुआ, सॉरी, घनी मूंछों तले उसके आतिशी लब मुस्कुरा रहे थे। मीरब की हालत देखकर वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई किला फतह करके खड़ा हो।
वैसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, जबकि मीरा भीगी पलकों से फर्श पर नजरें जमाए हुए थी। मेरी तरफ देखो, शाह की खुमारी से भरी हुई रोबदार आवाज रूम में एक बार फिर से गूंजी थी। मीरब ने बमुश्किल अपनी पलकें उठाकर शाह की जानिब देखा। ये रोना किस लिए? मीरब रोमान शाह, क्या इसका मतलब ये समझूं कि तुम्हें अपने शोहर की नज़दीकियां बुरी लगती हैं? लहजा थोड़ा सर्द हुआ था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मीरब ने शर्म से नजरें झुका ली। मीरब नफी में सर को हिलाकर अपनी आंखों की नमी को साफ कर रही थी। तो फिर ये आंसू किस लिए है? अंदाज अब भी वही था। मुझे सांस नहीं आ रही थी। नहीं आ रही तो लाओ दोबारा से तुम्हारे अंदर अपनी सांसें भर दूं। उसने एक कदम उठाया और मीरब ने अपने 2 कदम पीछे की तरफ लिए थे। नहीं नहीं, मुझे सांस बिल्कुल ठीक आ रहा है। उसकी घबराहट देखकर रोमान शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। चलो आओ, मैं तुम्हारी जिप बंद कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मीरब 2 कदम और पीछे ले गई थी। क्यों, मेरे बंद करने में क्या दिक्कत है? कुछ देर पहले तुम्हारा स्ट्रैप भी तो बंद किया था। शाह ने 2 कदम उसकी जानिब लिए थे। मीरब ने 1 कदम और पीछे की जानिब उठाया था, मगर पीछे पड़े बेड की वजह से जगह खत्म होने पर वो बेड पर गिर चुके थे। वो जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए उठने लगी थी कि बेड ऊपर एक साइड पर शाह ने अपने पाँव रख दिया था। घुटने पर अपनी कोहनी रखकर खड़ा हुआ वो बिल्कुल मीरब के पास होकर अपने चेहरे को उसके ऊपर झुकाए हुए खड़ा था। शाह, प्लीज, मेहमान आने वाले हैं, तो आप मुझे तैयार होने दें। मीरब शाह की इतनी खराब टोन देखकर अपने होंठों पर जबान फेरते हुए उठने की कोशिश करने लगी थी। मैं क्या करूं अगर मेहमान आने वाले हैं तो? उस सर फिरे शाह को तुमने खुद ही बहकाया है। मैंने कब बहकाया है? वो रो धोने वाली आवाज से बोल रही थी। वो इस वक्त रोमान शाह के सामने डरी हुई बच्ची लग रही थी। तुमने ही तो बहकाया है, तुम्हें अपनी जिद बंद रखनी चाहिए थी। अब तो शाह बहक चुका है, अपनी मर्जी से ही ठीक होगा। मगर शाह शाह को बिना अपनी बात सुने अपने ऊपर झुकते हुए देखकर वो बेड पर लेटने पर मजबूर हो गई थी। उसके ऊपर फ्लैट होकर लेटा हुआ अपना चेहरा उसके बालों में छुपा कर उसकी गर्दन पर अपने गर्म लबों के लम्स छोड़ रहा था। शाह को पता था कि टाइम बहुत कम है और इस वक्त उसे इस वक्त नीचे जाना है, मगर वो अपने जज्बातों से मजबूर होकर बार बार मीरब के करीब जा रहा था। शाह, शाह, प्लीज आप तैयार हो जाएं और मुझे भी होने दें, मेहमान आने वाले हैं। मीरब मिनमिनाते हुए बोली, मेरा भी यही ख्याल है, मगर ये कमबख्त आपके मखमली जिस्म की खुशबू मुझे बार बार बहका रही है। खुमार भरे लहजे से मीरब की आंखों में झांकते हुए देखकर कहा था। चेहरे को मीरब के चेहरे के साथ रब करते हुए अपना खुमार उतारने की एक बेजा कोशिश कर रहा था। शाह जितना मीरब के करीब जा रहा था इतना ही ज़्यादा बहक रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपने लबों की जुम्बिश मीरब के लबों पर छोड़ता हुआ उठकर खड़ा हुआ था। मीरब भी उखड़ी सांसों को संभालते हुए जल्दी से खड़ी होकर अपना ड्रेस को ठीक कर रही थी, जिस पर शाह ने सिलवटें डाल दी थी। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम मेरे कपड़े निकालो। पहले इधर आओ, मैं तुम्हारी जिप बंद कर दूँ। नहीं शाह, मैं खुद कर लूँगी। अब की बार मीरब ने अपने दोनों हाथ से शाह को रोका था। वो हंसता हुआ ज़बरदस्ती मीरब की पुश्त पर आकर खड़ा हो गया था। वो अपनी निगाहों को बहकने से रोककर उसकी जिप बंद कर रहा था। वैसे सारा कसूर आपकी सी जिप का है। मैं तो रूम में किसी और नीयत से आया था, मगर इस जिप ने मुझे बहका कर किसी और ही ट्रैक पर डाल दिया। रोमान शाह सारा मुद्दा बेजान जिप पर डाल रहा था। वो जिप बंद करके वॉशरूम में जा रहा था। मेरे आने से पहले रूम से जाने की कोशिश भी मत करना। शाह घबराई हुई मीरब के इरादे भांप चुका था। अभी कुछ बाकी है जिसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। वो मिरर में अपनी लिपस्टिक का असर देखकर गुस्से से उकताई हुई अपने मुंह में बुड़बुड़ाई थी। हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मीरब रोमांचा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।